नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें छोटे निवेशकों को कभी भी लंबे समय के लिए निवेश नहीं करना चाहिए तो वह है एविएशन सेक्टर। मशहूर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर रिचर्ड बैंसन ने एयरलाइंस के लिए कहा था कि इफ यू वांट टू बी अ मिलियनियर देन स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड लॉन्च अ न्यू एयरलाइन। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने इसके ऊपर एक बार कहा था कि द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ बिजनेस इज वन दैट ग्रोज रैपिडली, requires significant capital for growth and then earns little or no money. Think airlines. इसका अर्थ यह हुआ कि ज़्यादातर जो बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वे एयरलाइंस स्टॉक से दूर रहने की ही सलाह देते हैं। एयरलाइन सेक्टर का एक लंबा इतिहास है जब निवेशकों ने अपना पैसा एयरलाइंस के शेयर्स में लगाकर अपना नुकसान किया है। तो आखिर क्या है ऐसा इस एयरलाइन सेक्टर में कि इसके अंदर निवेश बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत से लोग इसके अंदर अपना नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो हम एयरलाइन सेक्टर के पुअर इतिहास के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 80 के दशक तक तो यहाँ पर सरकारी एयरलाइंस ही चलती थीं। 80 में धीरे धीरे प्राइवेट एयरलाइंस आनी शुरू हुई और अनेक प्राइवेट एयरलाइंस आईं, लेकिन वे प्राइवेट एयरलाइंस भी आपस में कॉम्पिटिशन में और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत लंबा समय तक नहीं चल सकी। इसे अगर हम 2005 के उदाहरण से समझें तो 2005 में भारत की जो टॉप 3 डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनीज थी वे थी, सबसे ऊपर थी जेट एयरवेज जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर था। लेकिन आज आप देखिए जेट एयरवेज कहां से कहां पहुंच गई है और वह लगबंदी हो चुकी है। उसका शेयर भी ट्रेड कर रहा है लेकिन उसकी कीमत आज से 27-28 रुपए है। जो शेयर कभी 1000-1500 रुपए की रेंज में ट्रेड करता था वह आज 27-28 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। वह कंपनी बंद हो चुकी है। दूसरे नंबर पर उस समय थी इंडियन एयरलाइंस जो कि बाद में एयर इंडिया में मर्ज हो गई और अब एक बड़ी कंपनी एयर इंडिया बन गई। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो वह भी पिछले काफी लंबे समय से घाटे में चल रही है और क्योंकि वह सरकारी कंपनी है इसलिए अब तक चल भी पा रही है। सरकार भी उसे काफी समय से बेचने की कोशिश कर रही है पर अभी तक तो वे इसमें अनसक्सेसफुल रहे हैं। अब तीसरे नंबर का जो बड़ा प्लेयर था 2005 में भारत की डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडस्ट्री में थे वह थी एयर सहारा। एयर सहारा भी कुछ समय चली और बाद में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और उसको दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। तो इससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि एयरलाइंस को लंबे समय तक सक्सेसफुली चलाना भारत में बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम रहा है। अब अगर हम दुनिया की बात करें तो मान लीजिए अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में पिछले कुछ दशकों में लगभग 100 एयरलाइंस कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं और एयरलाइंस के अंदर दुनिया के अन्य देशों में भी यही हालत है और इन्वेस्टर्स ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है एयरलाइन स्टॉक्स में पैसा लगाकर। और वर्तमान में कोरोना महामारी जो दुनिया भर में फैली हुई है उसने तो एयरलाइंस कंपनियां जो अभी चल रही हैं उनकी भी रीढ़ तोड़ के रख दी है। तो ऐसे में एयरलाइंस के अंदर निवेश तो और भी ज्यादा रिस्की हो गया है। बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि एयर ट्रैवल तो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज तो भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बाय एयर ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में वह सेक्टर जो इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है उसमें भी कंपनीज प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही? इसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि एयरलाइंस को नए नए रूट्स पे प्लेन्स ऑपरेट करने के लिए नए प्लेन्स खरीदने पड़ते हैं, नए स्टाफ को एम्प्लॉय करना पड़ता है, इसमें सैलरीज भी बहुत ज्यादा हैं, तो एयरलाइंस के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में वे नए रूट्स और नए प्लेन्स ऑपरेट भी करती हैं तो भी वे फायदा नहीं कमा पाती, वे अपने प्रॉफिट मार्जिन को नहीं बढ़ा पाती क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सप्ली एयरलाइंस अपने एरोप्लेन्स दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनी से खरीदती हैं। तो ऐसे में उनके पास यह ऑप्शन भी नहीं रहता कि वे अपनी डिजाइनिंग में या अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पैसा बचा लें क्योंकि वह कॉस्ट तो फिक्स्ड है जो सभी एयरलाइंस को बियर करनी है क्योंकि वे अपना एरोप्लेन खुद नहीं बना रही, वे तो दुनिया से प्रोक्योर कर रही हैं। तो एयरलाइंस के बीच में अपने एरोप्लेन को ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बेटर बनाना दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में यह भी उनके हाथ में नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भी एयरलाइंस का बहुत समय और पैसा खराब हो जाता है क्योंकि कई बार उन्हें एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है, कई बार वे लैंड नहीं कर पाते और उन्हें काफी समय तक एयरपोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि नीचे जगह ही खाली नहीं होती। अब एक और प्रमुख कारण की बात करें तो एयरलाइंस का एक प्रमुख खर्चा होता है उनके अंदर लगने वाला तेल, और तेल की कीमत वैश्विक आधार पर तय होती है। तो ऐसे में जब तेल की कीमतें कम रहती हैं तब तो ये एयरलाइंस अपने किराए को कम कर देती हैं या फिर उनमें कुछ प्रॉफिट कमा पाती हैं। लेकिन जब ये वर्ल्ड के मार्केट्स में तेल की कीमत बढ़े उसके बाद इनके पास जो थोड़ा सा मार्जिन होता है वह भी बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि कंपटीशन की वजह से ये किराए तो ज्यादा बढ़ा नहीं पाती। विश्व में तेल की कीमतों पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी एयरलाइंस को कभी भी अच्छा प्रॉफिट कमाने नहीं देती। अब अगली चीज पर आ जाते हैं कि भारत और दुनिया के मार्केट्स में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सारी कंपनीज मार्केट शेयर को गेन करना चाहती हैं और भारत के जो कस्टमर्स की स्थिति है वह सिर्फ सबसे पहले ट्रैवल करते वक्त पैसे देखता है कि टिकट कहां पर सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे में एयरलाइंस के पास कोई और विकल्प नहीं होता
कि अगर वह कस्टमर को आकर्षित करना चाहती है और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है तो हमारे यहां उसे मार्केट शेयर गेन करने के लिए अपने किराए को कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कम रखना पड़ता है। लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट आदि आने के बाद दूसरी एयरलाइंस तो लगभग खत्म ही हो गई हैं और इंडिगो, स्पाइस जेट की हालत भी बहुत खराब है क्योंकि वे भी इतने कम मार्जिन्स पे ऑपरेट करती हैं कि भारत में पैसेंजर्स और मार्केट शेयर तो उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही। तो ऐसे में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है जैसे वर्तमान की कोरोना महामारी या फिर बढ़ती हुई तेल की कीमतें कभी दुनिया में होती हैं तो ऐसे में इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इनकी आर्थिक स्थिति जो पहले से ही कमजोर होती है वह इन कारणों से और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो एयरलाइन सेक्टर का एक तो उनके मार्जिन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, यह उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनके यहां कस्टमर लॉयल्टी जैसी भी कोई चीज नहीं होती क्योंकि कस्टमर तो हमेशा सबसे सस्ता एयर टिकट ढूंढता रहता है। तो पहले उसने किसी एक एयरलाइन में ट्रैवल किया हो लेकिन अगली बार अगर उस एयरलाइन का टिकट महंगा है तो वह दूसरी एयरलाइंस में चला जाएगा। तो कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें हमेशा ही सस्ते टिकट देते रहने होंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एयरलाइंस को कस्टमर्स चाहिए और कस्टमर्स को लेने का एक ही तरीका है कि अपने टिकट को दूसरे की तुलना में कम करें। तो आपस में इनका कंपटीशन चलता रहता है और इनके मार्जिन्स कम होते चले जाते हैं। एयरलाइंस के पास यह भी विकल्प नहीं होता कि अगर किसी फ्लाइट के अंदर बहुत ही कम सीट्स बुक्ड हैं तो वे उस फ्लाइट को कैंसिल कर सकें। उन्हें तो कम पैसेंजर्स में भी अपने एक डेस्टिनेशन तक जाना ही होगा क्योंकि उस प्लेन को फिर आगे से भी कहीं और जाना है। उसी तरह से वे अपने छोटे प्लेन्स भी हर जगह नहीं भेज सकते। अगर 10 ही पैसेंजर्स हैं मान लीजिए एक फ्लाइट में तो उनके पास ऐसे छोटे छोटे प्लेन्स भी नहीं होते हर जगह कि वे अपने बड़े प्लेन की जगह किसी छोटे एयरक्राफ्ट को भेज सकें। तो ऐसे में कई रूट्स पर जहां उनकी फ्लाइट्स खाली चलती हैं वहां पे एयरलाइंस को बहुत नुकसान होता है। एयरलाइंस के पास कमाने का सिर्फ एक समय होता है, पीक सीजन्स, जब वे अपने किरायों को बहुत ज्यादा बढ़ा के अपने नुकसान को जो साल भर में हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करती हैं और प्रॉफिट में आने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहां पर भी लोगों को एयरलाइंस के बहुत ज्यादा किरायों से बचाने के लिए सरकार उनके किरायों के ऊपर एक कैप लगा देती है, यानी उनको अपने किरायों को एक सीमा के भीतर ही रखना होता है। यहां भी वे बहुत ज्यादा कमाकर अपने पूरे साल के लॉस को कवर नहीं कर पाती क्योंकि उनको तो सरकार के नियमों की पालना करनी होती है। क्योंकि एयरलाइंस को चलाने में इतना ज्यादा निवेश हो चुका होता है कि वे उसे छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकते। और जब आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तब एयरलाइंस के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, या तो वे बायर को ढूंढना शुरू कर देते हैं अपनी एयरलाइंस को किसी और को बेचने के लिए, और या फिर वे बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देते हैं कि हम इतना ज्यादा घाटा हो गया कि अब हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं बचा। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं कि एयरलाइंस स्टॉक्स लंबे समय में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एयरलाइंस को अफेक्ट करते हैं। तो एयरलाइंस स्टॉक्स में कब निवेश करें और कब उनसे बाहर निकलें ये ज्यादातर छोटे निवेशक निर्णय नहीं कर पाते और अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब इस वीडियो में तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप एयरलाइंस शेयर्स में निवेश करते हैं। तो अब एयरलाइंस स्टॉक्स में निवेश करें या ना करें यह निर्णय तो आप ही को लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके। धन्यवाद।